नैंगोंग वेंटियन। हाँ, बिल्कुल दूसरी कहानियों की तरह इस दुनिया में आने के बाद मुझे भी एक सिस्टम का सहारा मिला था और उसी सिस्टम की मदद से मैंने इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इतनी तेजी से अपनी ताकत बढ़ाई कि पूरी दुनिया दंग रह गई। जिन ऊंचाइयों तक पहुंचने में लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती थी, मैंने उन सभी सीमाओं को सिर्फ 1 साल के अंदर तोड़ दिया। हेवन टियर कल्टीवेशन आर्ट्स, दुर्लभ और रहस्यमय डिवाइन फ्लेम्स, मैंने उन सब पर सिर्फ एक नजर डालते ही महारत हासिल कर ली। धीरे धीरे मैं इस दुनिया का ऐसा अस्तित्व बन गया जिसे कोई हरा ही नहीं सकता था। दुनिया के 7 सेजेस, जो कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाते थे, वो भी मेरे सामने घुटनों पर बैठ गए, सिर्फ मेरे शिष्य बनने के लिए। वहीं दूसरी तरफ 9 सिरों वाला गोस्ट किंग, जिसके नाम से पूरा संसार कांप उठता था, उसे मैंने इतनी बुरी तरह हराया कि आखिर में उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ा। और उसके अधीन मौजूद अरबों दानव, उन्होंने भी मुझे अपना स्वामी मान लिया। यहां तक कि दुनिया के विनाश का प्रतीक, फाइनल बॉस, क्रिम्सन एंसेस्ट्रल ड्रैगन भी, जिसे सील से मुक्त होने के बाद पूरी दुनिया के अंत का कारण माना जा रहा था, उसने भी मेरे सामने लड़ने की हिम्मत छोड़ दी और अंत में मेरा माउंट बन गया। इतना कहते कहते हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक अजीब सी शून्यता, एक अंतहीन नथिंगनेस के बीच अकेला बैठा हुआ है। उसके चेहरे पर ना खुशी है ना उत्साह, बस एक गहरी बोरियत। वो आलस भरी अंगड़ाई लेते हुए जम्हाई मारता है और कहता है, तो आखिर इस दुनिया में आकर कल्टीवेशन करने का मतलब ही क्या था? मैंने सारे क्वेस्ट पूरे कर दिए, हर दुश्मन को हरा दिया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ अंतहीन अकेलापन। कुछ सेकंड्स तक चारों तरफ सन्नाटा छाया रहता है। फिर अचानक एमसी अपनी आंखें खोलता है और खुद को संभालते हुए बोलता है, नहीं, मुझे खुद को संभालना होगा। अगर सर्वशक्तिमान होने के बाद भी मैं अपनी इस अकेलेपन को दूर नहीं कर पाया, तो फिर मैं सच में ओमनीपोटेंट कहलाने लायक ही नहीं हूं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे खुशी दे सकती है? इतना कहते ही एमसी बस अपनी उंगलियां चटकाता है, स्नैप। और अगले ही पल उसके चारों तरफ दुनिया भर के सबसे दुर्लभ और स्वादिष्ट व्यंजन प्रकट हो जाते हैं। ऐसे पकवान जिनकी सिर्फ एक खुशबू ही इंसानों को पागल बना सकती थी। लेकिन एमसी एक नजर उन्हें देखता है और फिर गहरी सांस छोड़ देता है। हां, इससे भी कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर वो दोबारा उंगलियां चटकाता है, स्नैप। इस बार पूरी सृष्टि के सारे डिवाइन वेपन्स उसके आसपास प्रकट हो जाते हैं। लेजेंडरी स्वॉर्ड्स, गॉडली स्पीयर्स, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स, ऐसे हथियार जिनके लिए पूरी दुनिया युद्ध छेड़ दे। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी एमसी के चेहरे पर खुशी की एक हल्की मुस्कान तक नहीं आती। अब की बार वो थोड़ा परेशान होकर अपना सिर पकड़ लेता है और फिर तीसरी बार उंगलियां चटकाता है, स्नैप। अचानक पूरा आकाश चमक उठता है और अगले ही पल थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीज उसके सामने प्रकट हो जाती हैं। ऐसी सुंदरियां जिनकी खूबसूरती देखकर साम्राज्य तबाह हो जाए। लेकिन अब सवाल यह था, क्या इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां उस सर्वशक्तिमान इंसान के दिल का खालीपन भर पाएंगी? लेकिन जवाब था, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी सुंदरियां, इतनी सारी दौलत, इतनी सारी शक्तियां, फिर भी एमसी के दिल का खालीपन जरा भी कम नहीं हुआ। वो एक बार फिर उसी अंतहीन शून्य में अकेला बैठकर गहरी सोच में डूब जाता है। कुछ उपलब्धियां जब किसी साधारण मार्शल आर्टिस्ट को मिलती हैं, तो वही उसकी पूरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती हैं। लेकिन वही उपलब्धियां अगर मेरे जैसे सर्वोच्च अस्तित्व को मिले, तो उनसे मेरे भीतर जरा सी हलचल तक पैदा नहीं होती। तो फिर मैं, इतिहास का सबसे शक्तिशाली इंसान, आखिर क्या करूं? एमसी ये सब सोचते हुए लगातार जम्हाइयां ले रहा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू भी बहने लगे। और तभी उसके आंसू की एक छोटी सी बूंद उस अनंत ब्रह्मांड को पार करती हुई, ग्रहों के बीच से गुजरते हुए एक सुनसान और मृत ग्रह पर जाकर गिरती है। एक ऐसा ग्रह जहां पहले जीवन का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन जैसे ही वो आंसू उस धरती को छूता है, धीरे धीरे वहां घास उगने लगती है, पेड़ पौधे जन्म लेने लगते हैं, सूखी धरती हरे रंग से भर जाती है। कुछ ही पलों में पूरा ग्रह पृथ्वी की तरह जीवित और सुंदर बन जाता है। एमसी ये सब देखता है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर भी कोई खुशी नहीं आती। वो खाली आंखों से उस ग्रह को देखते हुए धीरे से कहता है, कितना खालीपन है।
हर किसी को वो कहानियां पसंद आती हैं जहां कोई सिस्टम की मदद से सबसे ताकतवर बन जाता है। लेकिन क्या किसी ने कभी ये सोचा है कि इतनी अजेय शक्ति हासिल करने के बाद इंसान की पुरानी इच्छाएं, उसकी भावनाएं सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। एमसी कुछ पल चुप रहता है, फिर हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। अब जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पूरी यात्रा का सबसे रोमांचक हिस्सा असल में शुरुआत थी, जब मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती थी सिर्फ उन छोटे छोटे डीमन सोल्जर्स को हराने के लिए। वो डर, वो संकट, जब मुझे अपनी पूरी बुद्धि इस्तेमाल करनी पड़ती थी, क्योंकि अगर जरा सी गलती होती तो मैं मर जाता। अचानक एमसी की आंखों में चमक आ जाती है, वो धीरे धीरे हंसने लगता है। अब समझ आया, एक ही चीज है जो मुझे फिर से उत्साहित कर सकती है, लड़ाई। इतना कहते ही एमसी के चेहरे का भाव अचानक बदल जाता है, उसकी आंखें खतरनाक हो जाती हैं और फिर वो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती आवाज में चिल्लाता है, क्या तुम लड़ाई के बारे में सोच रहे हो? मैं आदेश देता हूं, मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला करो। अभी भी एक लड़ाई बाकी है जो हमने खत्म नहीं की। यहां आओ। एमसी के इतना कहते ही हम लोगों को लगभग 20 लाइट ईयर्स दूर एक विशाल गोल्डन ड्रैगन दिखाई देता है। इतना विशाल कि उसकी सांसों से निकलने वाला सिर्फ एक ब्रेथ अटैक पूरे ब्रह्मांड के हिस्सों को ऐसे तोड़ देता है जैसे कोई मिट्टी का बर्तन टूट रहा हो। एमसी की पुकार सुनते ही वो ड्रैगन बिजली की रफ्तार से उसके पास पहुंच जाता है और सम्मान से सिर झुकाकर कहता है, मास्टर, कृपया आदेश दीजिए। एमसी हल्की मुस्कान के साथ अपनी तरफ इशारा करता है, लेकिन ये देखकर ड्रैगन के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर बोलता है, मास्टर, क्या आप मेरी वफादारी की परीक्षा ले रहे हैं? मैं कसम खाता हूं, मेरे मन में कभी विद्रोह का विचार तक नहीं आया। लेकिन ये सुनते ही एमसी गुस्से से फट पड़ता है, नहीं, मैं बस लड़ना चाहता हूं। मैं आदेश देता हूं, मुझ पर जान से मारने की नीयत से हमला करो। ड्रैगन बेचारे की हालत खराब हो जाती है। वो कांपते हुए बोलता है, मास्टर, कृपया रहने दीजिए, मैं इस जाल में नहीं फंसूंगा। अगर आप अभी मेरी खाल उधेड़ दें, मेरी हड्डियां तोड़ दें, तब भी मैं आपके खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता। अब की बार एमसी सच में भावुक हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। नहीं नहीं, मैं सच में बस लड़ना चाहता हूं। अगर तुम लोग लड़ोगे ही नहीं तो मैं लड़ाई का मजा कैसे लूं? ड्रैगन कुछ सोचते हुए बोलता है, अगर लड़ाई चाहिए तो 9 हेडेड घोस्ट किंग शायद। लेकिन इतना सुनते ही सिर पकड़कर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है, एक लड़ाई करना इतना मुश्किल क्यों है? फिर वो अचानक रुकता है। रुको, तुम उस 9 हेडेड वाले की बात कर रहे हो? ड्रैगन तुरंत बोलता है, हाँ, वैसे भी उसका घमंड आजकल बहुत बढ़ गया है। वो मेरे बच्चों की कई टेरिटरीज छीन चुका है और मैंने सुना है वो चोरी छिपके कोई अदर वर्ल्डली डिवाइन आर्मर भी बना रहा है। जरूर वो आपको धोखा देने की तैयारी कर रहा होगा मास्टर। इतना सुनते ही एमसी की आंखों में दोबारा चमक आ जाती है और अगले ही पल स्नैप, वो उंगलियां चटकाता है और दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। सीन बदलता है। अब हम पहुंचते हैं आसुरा हेल में, जहां हजारों लाखों डीमंस अपने हाथ ऊपर उठाकर अपने मालिक की जय जयकार कर रहे थे। पूरा नरक कांप रहा था। लेकिन तभी बूम, एक भयानक धमाके के साथ क्रिम्सन गोल्डन ड्रैगन वहां एंट्री मारता है। उसे देखते ही सारे डीमंस डर के मारे चीखने लगते हैं। वो फिर से लड़ाई करने आ गया, भागो! सारे डीमंस जान बचाकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी घने अंधेरे के भीतर से एक विशाल डीमन बाहर आता है। उसके दोनों हाथों में 2 भयानक हथियार थे और उसके 3 अलग अलग सिर, तीनों के चेहरे पर अलग अलग भाव दिखाई दे रहे थे। यही था 9 हेडेड घोस्ट किंग। उसे देखते ही छोटे डीमंस खुशी से चिल्लाने लगते हैं, मास्टर! गोल्डन ड्रैगन घूरते हुए बोलता है, काफी समय से तुम मुझे परेशान कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतनी छोटी सोच रखता हूं कि मामूली बातों पर तुमसे लड़ने आ जाऊं? सुना है तुम कोई दूसरे संसार का डिवाइन गियर बना रहे हो। क्या तुम मेरी जगह लेना चाहते हो? 9 हेडेड घोस्ट किंग हंस पड़ता है, तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे कोई चाल की जरूरत नहीं। अगर लड़ना है तो मैं अभी लड़ने को तैयार हूं। धीरे धीरे दोनों के बीच माहौल खतरनाक होने लगता है। आसपास के छोटे डीमंस डर से कांपने लगते हैं। हम गए, अगर ये दोनों लड़ पड़े तो पूरा आसुरा हेल तबाह हो जाएगा। लेकिन तभी दोनों के बीच अचानक एक डायमेंशनल क्रैक खुलता है। पूरा आकाश टूटने लगता है और उस दरार के अंदर से धीरे धीरे बाहर आता है एमसी। एमसी दोनों को देखकर हल्की मुस्कान देता है और बोलता है, अरे अरे अरे, लगता है यहां कोई गलतफहमी हो गई है, क्योंकि जिसे लड़ना है वो मैं हूं।
अचानक से एमसी को वहां देखकर 9 हेडेड गोस्ट किंग की हालत खराब हो जाती है। उसके तीनों सिरों के चेहरे पर एक जैसा डर दिखाई देने लगता है। अगले ही पल वो घबराकर तुरंत एमसी के सामने घुटनों के बल गिर जाता है। थर्ड, इतना विशाल शरीर होने के बावजूद वो अपना माथा जमीन पर टिकाकर कांपती आवाज में बोलने लगता है, तो स्वयं वेनरेबल वन ने यहाँ कदम रखा है। आपका ये अधीन सेवक अज्ञानी था। मैंने अभी अभी आपका अपमान कर दिया है। मैं 1000 बार मरने योग्य हूँ, 1000 बार। लेकिन एमसी तो यहाँ लड़ाई करने आया था। और डीमन का ये रिएक्शन देखकर उसका दिमाग ही सुन्न पड़ जाता है। वो परेशान होकर बोलता है, अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में तुमसे लड़ने आया हूँ। जल्दी करो। जैसे पहले तुमने मुझे मौत के किनारे तक पहुंचा दिया था, वैसी ही एक जबरदस्त लड़ाई करते हैं। लेकिन एमसी के इतना कहते ही 9 हेडेड गोस्ट किंग अचानक अपने 3 सिरों में से 2 सिर एक ही बार में खुद काट देता है। ये देखकर एमसी पूरी तरह शॉक हो जाता है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? कटे हुए सिर इतने विशाल थे कि उनके गिरते ही बेचारे छोटे डीमंस नीचे दबने लगते हैं। 9 हेडेड गोस्ट किंग कांपती आवाज में बोलता है, गलती मेरी ही है। इन वर्षों में मेरे 2 सिर वापस उगाए थे। मैंने सोचा कि ये वेनरेबल वन के लिए कोई खतरा नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने इसकी सूचना देने की हिम्मत नहीं की। मुझे नहीं पता था कि इससे वेनरेबल वन को चिंता होगी। ये सुनते ही क्रिम्सन गोल्डन ड्रैगन भी दंग रह जाता है। लेकिन डीमन यही नहीं रुकता। वो फिर से सिर झुकाकर बोलता है, जिस दिन मैंने वेनरेबल वन के सामने समर्पण किया, उस दिन से लेकर आज तक मैंने एक पल के लिए भी अपनी वफादारी पर संदेह नहीं आने दिया। कृपया मेरा आखिरी सिर भी काट दीजिए। इतना कहते ही वो अचानक ड्रैगन की तरफ उंगली दिखाकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। अब मुझे सब समझ आ गया है। जरूर इस बदबूदार छिपकली ने मेरे खिलाफ वेनरेबल वन के कान भरे हैं। तुम मुझसे डरते थे, इसलिए तुमने वेनरेबल वन के हाथों मुझे हटाने की योजना बनाई। ये सुनते ही ड्रैगन भी भड़क उठता है। डरूंगा मैं तुमसे? ओए सड़े हुए भूत, ये तो मजाक हो गया। मैं एक छींक मार दूं तो तुम्हारे इस टूटे फूटे हेल का नामो निशान मिट जाएगा। अब दोनों आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ने लगते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एमसी पूरी तरह निराश हो चुका था। उसे समझ आ गया था कि यहाँ भी उसे असली लड़ाई नहीं मिलने वाली। वो थके हुए चेहरे के साथ धीरे से उंगलियां चटकाता है। स्नैप, और अगले ही पल वो वापस उसी अंतहीन अकेलेपन वाली जगह पर पहुंच जाता है। एमसी सिर पकड़कर बैठ जाता है और दर्द भरी आवाज में बोलता है, आखिर हर बार ऐसा क्यों हो जाता है? क्या सच में इस ब्रह्मांड में अब ऐसी कोई चीज नहीं बची जो मेरे दिल का खालीपन भर सके? कुछ देर चुप रहने के बाद वो गहरी सांस लेता है। छोड़ो, अपनी बोरियत दूर करने में नाकाम होना बस मेरी परेशानियां और बढ़ा रहा है। अब मैं खुद ही कल्टीवेशन के दाव का अध्ययन करता हूँ। इतना कहते ही एमसी दोबारा उंगलियां चटकाता है और उसके सामने अचानक अनगिनत कल्टीवेशन नोट्स प्रकट हो जाते हैं। स्वॉर्ड राइडिंग कल्टीवेशन, पेट टेमिंग कल्टीवेशन, एल्केमी, येन यांग ड्यूल कल्टीवेशन, स्लॉटर ईविल कल्टीवेशन। एक के बाद एक सैकड़ों एंशिएंट टेक्निक्स उसके सामने तैरने लगती हैं। एमसी उन्हें देखते हुए बड़बड़ाने लगता है, मैं पहले ही कल्टीवेशन के 49 अलग अलग रास्ते बना चुका हूँ। अब अगला प्ले स्टाइल क्या होना चाहिए? एमसी अभी यही सब सोच रहा था कि तभी उसे अचानक उसी हरे भरे प्लैनेट से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। एमसी तुरंत चौंक जाता है। वो प्लैनेट की तरफ देखता है और चिढ़कर बोलता है, धत तेरी की, मैं यहाँ दुख में डूबा बैठा हूँ और तुम वहां इतनी खुशी से हंस रहे हो। जरा देखो तो सही, आखिर कर क्या रहे हो? इतना कहते ही एमसी बादलों के बीच से नीचे झांकने लगता है और नीचे का नजारा देखकर वो कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। वहां एक छोटा सा अजीब क्रीचर बैठा था। दिखने में वो कुछ छोटे पपीते जैसा था। उसका शरीर हल्के ग्रीन और येलो रंग का मिश्रण था और वो इस समय लाला ललाला गुनगुनाते हुए खुशी खुशी फिशिंग कर रहा था। साथ ही मासूमियत से बोल रहा था, अगर मैं मॉम को ज्यादा प्रोटीन खिला दूं तो वो जल्द ही ठीक हो जाएंगी। उस छोटे क्रीचर की आवाज में इतनी सच्ची खुशी थी कि एमसी कुछ पल के लिए उसे बस चुपचाप देखता रह जाता है। लेकिन तभी वूश, एमसी अचानक उसके बिल्कुल पास प्रकट हो जाता है और एमसी को देखते ही वो छोटा क्रीचर डर के मारे उछल पड़ता है। अरे एलियन! लेकिन अब एमसी अचानक अपने सारे कल्टीवेशन नोट्स हवा में उछाल देता है और उस छोटे क्रिएचर को घूरते हुए पूछता है, बताओ तुम इतने खुश क्यों हो? क्रिएचर थोड़ा गाल फुलाकर बोलता है, देख नहीं रहा क्या? क्योंकि मैंने मछली पकड़ी है। और फिर मन ही मन बड़बड़ाता है, ये मिस्टर तो बहुत बदतमीज है। लेकिन एमसी उसकी बात सुनकर मुंह टेढ़ा कर लेता है। छी, क्या सच में एक मछली पकड़ लेना इतना खुश होने वाली बात है? क्रिएचर इस बार शांत आवाज में बोलना शुरू करता है, खुशी संतोष से आती है। तुम्हें देखकर लग नहीं रहा होगा, लेकिन पहले हमारा ग्रह ऐसा नहीं था। 100 साल पहले जब मेरा जन्म हुआ था, तब मॉम ने मुझे बताया था कि हमारे पास सब कुछ था। टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसी के साथ लोगों की इच्छाएं भी बढ़ती चली गई। हर कोई ज्यादा रिसोर्सेज के लिए लड़ना चाहता था और फिर शुरू हुआ अंतहीन युद्ध। जो रिसोर्सेज विकास और खोज के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे, उन्हें लोग एक दूसरे को नष्ट करने में खर्च करने लगे। आखिर में कुछ लोग मर गए, कुछ लोग इस ग्रह को छोड़कर भाग गए और हमारी पीढ़ी के लिए छोड़ गए
एक मरता हुआ, रिसोर्सेज से खाली प्लैनेट। क्रिएचर की आवाज धीरे धीरे भारी होने लगती है। जब खाना खत्म हो गया तब हम बस मौत का इंतजार कर रहे थे, लेकिन मॉम, उन्होंने अपनी खुद की एनर्जी इस्तेमाल करके मुझे धीरे धीरे बढ़ा किया, और उसी वजह से वो खुद एक लोअर टीयर लाइफ फॉर्म में बदल गई। फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, लेकिन सौभाग्य से निराशा के उसी समय एक विशाल लिक्विड मीटियोराइट हमारे ग्रह से टकराया, जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी थी, और उसी की वजह से हमारा प्लैनेट फिर से जीवित हो गया। क्रिएचर अभी ये सब बता ही रहा था कि तभी झटाक उसके फिशिंग हुक में अचानक कुछ फंस जाता है। एमसी भी हल्की रुचि के साथ पानी की तरफ देखने लगता है। क्रिएचर उत्साह से चिल्लाता है, एक और मछली फंस गई। इतना कहते ही वो पूरी ताकत से फिशिंग रॉड खींचने लगता है। उसके छोटे छोटे कानों से हवा निकलने लगती है। बहुत ताकतवर है, जरूर बहुत बड़ी मछली होगी। लेकिन अगले ही पल धड़ाम, मछली के जोरदार खिंचाव से क्रिएचर सीधे जमीन पर गिर जाता है। एमसी बिना किसी भाव से उसे देखते हुए बोलता है, कितना उबाऊ। लेकिन तभी एमसी नोटिस करता है कि क्रिएचर धीरे धीरे पानी की तरफ घिसटता जा रहा है, और पानी इतना गहरा था कि अगर वो उसमें गिर जाता तो सीधा खेल खत्म। तो इस बार एमसी हल्के से उंगलियां चटकाता है, स्नैप, और क्रिएचर की फिशिंग रॉड अचानक थोड़ी शक्तिशाली हो जाती है। क्रिएचर ये देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि इस बार जो मछली फंसी थी वो इतनी बड़ी थी कि कई दिनों का खाना बन सकती थी। लेकिन तभी टपाक, फिशिंग रॉड का धागा टूट जाता है और मछली भाग जाती है। क्रिएचर फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। एमसी सपाट चेहरे से बोलता है, मैंने तुम्हारी मदद तो कर दी थी, लेकिन अगर धागा टूट जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। क्रिएचर थोड़ा निराश होकर उठता है। थैंक्स। वो अपने छोटे छोटे हाथों से धूल साफ करता है और फिर मुस्कुराकर एमसी की तरफ देखने लगता है। लेकिन ये देखकर एमसी हैरान रह जाता है। वो पूछता है, ओह, अब तुम हंस क्यों रहे हो? एमसी मन ही मन सोचने लगता है, इतनी बड़ी मछली हाथ से निकल गई, ऊपर से ये जोर से गिरा भी, फिर भी ये खुश है। लेकिन क्रिएचर अब भी हंस रहा था। मुझे भी नहीं पता, लेकिन बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शायद उस बड़ी मछली से लड़ने का अनुभव रोमांचक था, या शायद आज का मेरा लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका था, इसलिए मछली भाग भी गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्रिएचर कुछ सेकंड सोचता है, फिर धीरे से बोलता है, ओह, अगर और गहराई से सोचूं तो शायद इसलिए क्योंकि मैंने दुनिया का अंत देखा है, और उसके बाद हर छोटी चीज भी खूबसूरत लगने लगती है। संतोष से ही खुशी मिलती है। इतना बोलकर क्रिएचर अपनी फिशिंग रॉड उठाता है और वापस जाने लगता है। जाते जाते पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोलता है, गुड बाय एलियन मिस्टर, अगली बार मौका मिला तो हम फिर साथ में फिशिंग करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ एमसी पूरी तरह उसकी बातों में खो चुका था। संतोष से खुशी मिलती है? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अभी दुनिया बहुत कम देखी है। चलो मैं देखता हूं तुम्हारे दिल में सच में क्या है। इतना सोचते ही एमसी एक टेक्निक इस्तेमाल करता है, माइंड लिंकिंग टेक्निक। एक चमकती हुई रेखा सीधा जाकर क्रिएचर के दिमाग से जुड़ जाती है। एमसी गंभीर आवाज में बोलता है, तुम चाहे जो सोचते हो, लेकिन मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बाहरी दुनिया दिखाऊंगा, वहां सब कुछ है, जो चाहोगे मैं तुम्हें दे सकता हूं। लेकिन क्रिएचर तुरंत सिर हिला देता है, नहीं, मैं तो बस ये कहना चाहता था कि मुझे अपनी खुशी की असली वजह पता है, और वो इतनी जटिल नहीं है। एमसी थोड़ा रुक कर पूछता है, क्या वजह है? क्रिएचर हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, जब तक मेरी मॉम जिंदा है मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं। बस ये जवाब सुनते ही एमसी की आंखें पूरी तरह खुल जाती हैं, मानो उसने कभी ऐसा उत्तर सोच तक नहीं रखा था। वो अपने कांपते हुए हाथों को देखने लगता है और धीमी आवाज में बोलता है, तो बात यह है, भौतिक चीजें मेरी इच्छाओं के इस अथाह समुद्र को नहीं भर सकती, लेकिन भावनात्मक रिश्ते वो ऐसा कर सकते हैं। और सबसे डरावनी बात, यह एहसास मुझ जैसे अजेय इंसान को भी कमजोर बना सकता है। एमसी हल्का सा मुस्कुराता है, कितना संतोषजनक एहसास है। लेकिन मैंने अकेले ही कल्टीवेशन करके मेन वर्ल्ड की चोटी हासिल की, और उसी रास्ते में मैं अपनी 7 भावनाएं और 6 इच्छाएं खो बैठा। अब मेरे लिए ऐसे इमोशनल बॉन्ड्स महसूस करना भी मुश्किल हो चुका है। इतना कहते ही एमसी अपनी मुट्ठी कस लेता है और ठंडी आवाज में बोलता है, एंटर सिस्टम स्पेस। अचानक उसके सामने एक विशाल नोटिफिकेशन पॉपअप खुल जाता है। एमसी सिस्टम की तरफ देखते हुए बोलता है, तुमने ही कहा था कि मेरा जन्म कैलामिटी स्टार के नीचे हुआ है, और मैं लाखों में एक कल्टीवेशन प्रोडिजी हूं। इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी और अकेले ही एडवेंचर पर निकल पड़ा। 7 सेजेस को कुचलना, पर्गेटरी को पलटना, 3 रेल्म्स को एक करना। मैंने बहुत जल्दी सारे मिशंस पूरे कर दिए, और अंत में मैं सबसे शक्तिशाली अस्तित्व बन गया। सिस्टम शांत आवाज में जवाब देता है, हाँ प्लेयर, आप सभी मिशंस पूरे कर चुके हैं और अब वॉइड में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। तो आपने सिस्टम को किस उद्देश्य से बुलाया है? लेकिन अब एमसी थोड़ा झेमते हुए बोलता है, मेरे लिए एक मॉम बना दो। ये सुनते ही सिस्टम पूरी तरह शॉक हो जाता है। प्लेयर, क्या आप मजाक कर रहे हैं? सिस्टम की सेटिंग्स में मदर जैसा कोई डेटा मौजूद नहीं है, और अगर अभी बनाया भी जाए तो वो सिर्फ नकली होगी। वो सिर्फ ऊपर ऊपर से अस्तित्व में होगी, वो आपकी असली मां नहीं बन सकती। एमसी गहरी सांस लेकर बोलता है, मुझे पता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरी सारी उपलब्धियां छीन लो और मुझे फिर से शुरुआत से शुरू करने दो।
अगर मैं दोबारा जीवन जीऊं तो मैं अब अकेले कल्टीवेट नहीं करना चाहता, मैं अलग अलग अनुभव करना चाहता हूं। सिस्टम कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर जवाब देता है, मुझे खेद है प्लेयर, आप अल्टीमेट एग्जिस्टेंस बन चुके हैं। आपकी अथॉरिटी इस सिस्टम से भी ऊपर है, इसलिए मैं आपकी प्राप्त की हुई उपलब्धियां नहीं छीन सकता और उसी कारण अब मैं आपको मिशंस भी नहीं दे सकता। ये सुनते ही एमसी का गुस्सा फूट पड़ता है। वो भारी आवाज में बोलता है, तो फिर उसी तरीके का इस्तेमाल करो जिससे तुमने मुझे ताकतवर बनाया था, और किसी दूसरे को तैयार करो जो मुझे मार सके। तुम सिस्टम हो, इतना तो कर ही सकते हो ना। लेकिन सिस्टम घबराई हुई आवाज में बोलता है, ये असंभव है, मैं पहले ही कह चुका हूं, इस पूरे कल्टीवेशन यूनिवर्स में आप सबसे शक्तिशाली हैं। आपकी मांगे इस सिस्टम के लिए बहुत कठिन है। अब एमसी पूरी तरह भड़क जाता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, कठिन है तो फिर किसी काम के ही नहीं हो तुम। इतना कहते ही एमसी सीधे क्वांटम कल्टीवेशन स्टेट में प्रवेश कर जाता है। उसकी पूरी ऑरा कांपने लगती है। भाड़ में जाइए कल्टीवेशन यूनिवर्स, इन्फिनिट लाइफ स्पैन, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी, हेवनली कल्टीवेशन बेस, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। इन सबको बलि बनाकर मेरी सोल को किसी दूसरे यूनिवर्स में भेज दो। एमसी को क्वांटम कल्टीवेशन की अवस्था में पहुंचकर अपनी सारी कल्टीवेशन, अपनी सारी उपलब्धियां, सब कुछ बलि चढ़ाते हुए देखा जा सकता था। उसकी आत्मा धीरे धीरे एक दूसरे यूनिवर्स की तरफ खिंचने लगती है और तभी सिस्टम की वार्निंग आवाज पूरे वॉइड में गूंजने लगती है। वार्निंग, वार्निंग, ये प्रक्रिया आपकी सभी उपलब्धियों को नष्ट कर सकती है। ये एक्शन सिस्टम की कैलकुलेशन रेंज से बाहर जा चुका है। इसके इररिवर्सिबल होने की संभावना अत्यधिक है। प्लेयर, आप यहां कभी भी वापस नहीं लौट पाएंगे। लेकिन ये सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीमे से बड़बड़ाता है, वापस नहीं लौट पाऊंगा? मेरे लिए तो वही सबसे अच्छी बात होगी। इतना कहते ही पूरा दृश्य बदल जाता है। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच चुके थे। चारों तरफ लोगों के कपड़े, उनकी गलियां, उनका रहन सहन, सब कुछ लगभग अर्थ जैसा लग रहा था। लेकिन तभी एक छोटा सा चूहा धीरे धीरे एक अंधेरी गली के अंदर घुसने लगता है। गली के अंदर एक इंसान का हाथ दिखाई देता है और उसके आसपास कई सारे चूहे घूम रहे थे। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और तभी हम देखते हैं एक लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन शरीर बिल्कुल निश्चल। उसे डेड कहना गलत नहीं होगा। उसी समय आसमान के बहुत ऊपर से एक लाइट बीम बिजली की रफ्तार से नीचे उतरती है। उस रोशनी के अंदर पानी की कुछ बूंदें भी चमक रही थीं और उनमें से एक बूंद सीधे उस मरे पड़े लड़के के माथे पर गिरती है। अगले ही पल जो शरीर कुछ सेकंड पहले मौत के करीब था, वो अचानक पूरी तरह ठीक होने लगता है, क्योंकि हमारा एमसी अब इस शरीर में रीबॉर्न हो चुका था। एमसी धीरे धीरे आंखें खोलता है और सबसे पहले मन ही मन बोलता है, सफल हो गया? क्या मैं सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में आ गया? लेकिन इस शरीर की हालत क्या है? पूरा शरीर बुरी तरह घायल है। मेरे पास उंगली तक हिलाने की ताकत नहीं, गला भी पूरी तरह सूख चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये शरीर जल्दी ही खत्म हो जाएगा। एमसी हल्की झुंझलाहट के साथ सोचता है, हालांकि मैं कठिनाई बढ़ाना चाहता था, लेकिन शुरुआत में ही चूहों का खाना तो नहीं चाहता था। ये तो गलती हो गई। एमसी अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी आसपास के सारे चूहे अचानक किसी की आहट महसूस करते हैं और डर कर वहां से भाग जाते हैं। अगले ही पल एक लड़की भागते हुए वहां पहुंचती है। उसकी आंखों में आंसू थे। ब्रदर, मैंने आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। ब्रदर कीनो, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, माइन अभी तुम्हें घर लेकर जाएगी। लड़की की आवाज सुनते ही एमसी के दिमाग में एक सवाल उठता है, माइन? ये लड़की कौन है? लेकिन तभी उसकी चेतना फिर धुंधली होने लगती है। नहीं, ये शरीर अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है, मेरी चेतना जा रही है। इतना सोचते ही एमसी दोबारा बेहोश हो जाता है। सीन बदलता है। कुछ समय बाद हम लोगों को लकड़ी से बना एक छोटा सा टूटा फूटा घर दिखाई देता है और उसी घर के अंदर एमसी धीरे धीरे होश में आता है। वो टूटे हुए छत को देखता है और धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है। फिर अपने शरीर की हालत जांचते हुए बोलता है, मैं मरा नहीं, मेरे घावों पर पट्टी भी की गई है। क्या उस लड़की ने मुझे बचाया? लेकिन तभी उसकी नाक में एक बहुत अच्छी खुशबू जाती है। एमसी की आंखें चमक उठती हैं। ये खुशबू, इतनी अच्छी महक कहां से आ रही है? और फिर अचानक उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है। मुझे भूख लगी है। तो यही होती है भूख महसूस करने की भावना। इतना कहते ही दरवाजा धीरे से खुलता है और माइन एक कटोरे में गरम सूप जैसा खाना लेकर अंदर आती है। एमसी को जागा हुआ देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। ब्रदर कीनो, तुम आखिरकार जाग गए। इतना कहते ही वो जल्दी से कटोरा नीचे रखती है और सीधे भागकर एमसी को गले लगा लेती है। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने माइन को डरा दिया था, मुझे लगा मैं अपने भाई को खो दूंगी।
लेकिन जैसे ही माइन उसे गले लगाती है, एमसी के दिमाग में अचानक कई यादें बिजली की तरह चमकने लगती हैं। हम देखते हैं एक ऑर्फनेज जहां बच्चों से गुलामों की तरह काम करवाया जाता था। फिर एक दिन उनका मालिक कुछ पैसों के लिए माइन को एक गंजे आदमी को बेच देता है। वो गंजा आदमी माइन के साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन माइन मौका देखकर एक नाइफ उठाती है और सीधे उस आदमी के शरीर में घोंप देती है। छपाक। इसके बाद दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर अपना पेट पालने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने लगते हैं, जहां कीनो हमेशा माइन का हिस्सा भी खुद उठाता था। दिन बीतते जाते हैं। दोनों साथ बैठकर कल्टीवेशन करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कीनो से कुछ भी नहीं हो पाता था। हर दिन कीनो काम करता और माइन उसके लिए खाना बनाती, लेकिन फिर एक दिन कुछ लोगों की गंदी नज़र माइन पर पड़ जाती है। वे लोग उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं और उसी समय कीनो फिर से उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। वो माइन को भागने का मौका देता है और उसके बाद जो हुआ वो हम पहले ही देख चुके हैं। इसी फ्लैशबैक में एक धुंधले रेड हेयर लड़के की झलक भी दिखाई जाती है। इसे याद रखना। सीन फिर से प्रेजेंट में लौटता है। इतनी सारी यादें एक साथ दिमाग में आने की वजह से एमसी जोर जोर से सांस लेने लगता है। और मन ही मन बोलता है, मेरा नाम कीनो है और ये लड़की ऑर्फनेज में मिली मेरी छोटी बहन है। इसने मुझे बचाने के लिए एक आदमी की हत्या तक कर दी। फिर हम दोनों भागते रहे, छिपते रहे और एक दूसरे का सहारा बनकर बड़े हुए। आज जब मैं कुछ हरामियों से माइन को बचाने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे पीट पीट कर मार दिया गया, लेकिन सौभाग्य से दूसरे यूनिवर्स से मेरी आत्मा ठीक समय पर यहां आ गई। एमसी गहरी सांस लेकर सोचता है, क्या दुख भरी जिंदगी थी। तभी माइन उसके सामने आकर चिंता से पूछती है, ब्रदर, तुम इतना पसीना क्यों बहा रहे हो और इतनी तेज सांसें क्यों ले रहे हो? क्या अभी भी कहीं दर्द हो रहा है? एमसी खुद को संभालते हुए थोड़ा टफ बनने की कोशिश करता है। मैं ठीक हूं, शायद अभी अभी रिकवर हुआ हूं, इसलिए थोड़ा चक्कर जैसा लग रहा है। लेकिन अब एमसी मनी मन सोचने लगता है। दर्द महसूस होना, भूख लगना और इस शरीर की हर छोटी प्रतिक्रिया, ये सब साबित कर रहे हैं कि मैंने सच में अपना डिवाइन बॉडी खो दिया है। साथ ही इन यादों, विचारों और भावनाओं का सिंक्रोनाइजेशन धीरे धीरे मुझे इस नई पहचान में ढाल रहा है। एमसी कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तो अब से मैं नानगोंग वेंटियान नहीं, बल्कि कीनो हूं, एक साधारण इंसान जिसने अपनी 7 इमोशंस और 6 डिजायर्स दोबारा पाली हैं। फिर अचानक उसके दिमाग में कुछ आता है और उसके चेहरे पर अजीब सा एक्सप्रेशन आ जाता है। मतलब अब लस्ट जैसी भावनाएं भी वापस आ गई हैं। इतना सोचते ही एमसी धीरे से माइन की तरफ देखता है और थोड़ी झिझक के साथ बोलता है, क्या मैं वो ले सकता हूं? माइन उसे देखकर थोड़ा हैरान हो जाती है। ब्रदर कीनो क्या चाहते हैं? अगर संभव हुआ तो माइन आपकी हर इच्छा पूरी करेगी। एमसी अपनी उंगली से खाने की तरफ इशारा करता है। क्या मैं उसका स्वाद चख सकता हूं? उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। ये सुनते ही माइन कुछ सेकंड के लिए शॉक हो जाती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। ओह, बिल्कुल खा सकते हो। असल में मुझे लगा था ब्रदर कुछ और कहना चाहते हैं। एमसी तुरंत पूछ बैठता है, कुछ और? लेकिन ये सुनते ही माइन का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो घबराकर हाथ हिलाने लगती है। कुछ नहीं, पहले मैं आपको उठने में मदद करती हूँ ब्रदर। इतना कहते ही जैसे ही माइन उसे सहारा देकर उठाने लगती है, चर, एमसी के घाव की सिलाई हल्की सी फट जाती है। एमसी दर्द से चीख पड़ता है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ जाती है और वो मन ही मन बोलता है, ओह, दर्द महसूस करना इतना रोमांचक हो सकता है। कुछ देर बाद एमसी खाने के लिए बैठ जाता है और चिकन लेग पीस को जोर जोर से चबाकर खाने लगता है। अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। इतना स्वादिष्ट! पहले मेरे वज्रा इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी को भूख महसूस ही नहीं होती थी। यहां तक कि एग्जॉटिक डेलिकेसीज भी मोम चबाने जैसी लगती थीं। लेकिन अब मेरा शरीर कमजोर हो चुका है और मैं दिल से खाने की इच्छा महसूस कर रहा हूं। सिर्फ एक चिकन बाइट और मेरे शरीर की हर सेल संतोष से भर रही है। एमसी पूरा कटोरा ऐसे साफ कर देता है कि उसे दोबारा धोने की भी जरूरत नहीं थी। वो संतुष्ट होकर बोलता है, बहुत स्वादिष्ट था, मैंने गलती से सब खत्म कर दिया। खाने के लिए धन्यवाद। हमारी हालत इतनी खराब होने के बावजूद तुमने मेरे लिए इतना अच्छा खाना बनाया माइन। लेकिन ये सुनकर माइन थोड़ा उदास हो जाती है। ब्रदर, ये तो वही डंजन चिकन मीट है जो हम हमेशा खाते हैं। क्या आपको याद नहीं? मुझे माफ कर दीजिए, माइन आपके लिए सिर्फ ऐसा स्क्रैप मीट ही बना सकती है। और फिर मन ही मन सोचने लगती है, क्या ब्रदर के सिर पर चोट लगने से उनकी याददाश्त चली गई?
ये सब मेरी गलती है। लेकिन तभी एमसी अचानक रुक जाता है। हमेशा खाते हैं स्क्रैप मीट? और तभी उसके दिमाग में नई यादें वापस आने लगती हैं। तो ये दुनिया समा और मैजिक की दुनिया है। यहाँ खुलने वाले डंजन्स दूसरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं और उनके अंदर रहने वाले मैजिकल बीस्ट्स इस दुनिया को लगातार रिसोर्सेज देते रहते हैं। एमसी के दिमाग में इस दुनिया की जानकारी तेजी से बहने लगती है। जो लोग डंजन्स में जाकर रिसोर्सेज वापस लाते हैं उन्हें एक्सप्लोरर कहा जाता है और उनकी ताकत मैजिक पावर पर निर्भर करती है। फिर एमसी अलग अलग एक्सप्लोरर रैंक्स को याद करने लगता है। ई रैंक एक्सप्लोरर, जो अपने शरीर को मैजिक पावर से थोड़ा मजबूत कर सकते हैं। डी रैंक एक्सप्लोरर, जो अपने हथियारों में मैजिक भर सकते हैं। सी रैंक एक्सप्लोरर, जो अपने शरीर के अंदर मैजिक कोर बनाना शुरू करते हैं। बी रैंक एक्सप्लोरर, जहां पहुंचकर ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। ए रैंक एक्सप्लोरर, पूरे किंगडम में केवल 200। और एस रैंक गिल्ड मास्टर्स के स्तर के मॉन्स्टर्स, जो अकेले ए रैंक डंजन साफ कर सकते हैं। पूरे किंगडम में उनकी संख्या 10 से भी कम है। एमसी धीरे धीरे सब समझने लगता है। लेकिन हर कोई एक्सप्लोरर नहीं बन सकता। जिन लोगों की मैजिक पावर एप्टीट्यूड कम होती है वे सिर्फ नीचे दर्जे के काम कर सकते हैं, और जिनके पास मैजिक पावर बिल्कुल नहीं होती उन्हें पशुओं की तरह स्लेव बनाकर बेच दिया जाता है। एमसी की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं। एक्सप्लोरर बनने की पहली परीक्षा इन्फिनिट चिकन कूप नाम का बिगिनर डंजन है, जहां रोज कमजोर चिकन मैजिकल बीस्ट्स पैदा होते हैं और जो उसके बॉस मॉन्स्टर को मार देता है उसे बेसिक एक्सप्लोरर क्वालिफिकेशन मिल जाती है। इतने में माइन उत्साह से बोलने लगती है। ब्रदर बाहर हर दिन इतनी मेहनत करते हैं, प्रोटेक्शन मनी कमाने के लिए मजदूरी करते हैं, और माइन मैं तो बस दूसरों के छोड़े हुए स्क्रैप मीट उठा पाती हूं जिनमें मैजिक कोर्स भी नहीं होते, ताकि आपको खिलाने के लिए कुछ ला सकूं। माइन की बातें सुनकर एमसी फिर सोच में डूब जाता है। डंजन रिसोर्सेज की वजह से इस दुनिया में बेसिक सप्लाईज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे कीमती चीज है वो आइटम्स जो मैजिक पावर बढ़ा सकें, और ये मैजिक पावर शायद मेरे पुराने यूनिवर्स के ट्रू चीज जैसी ही है। एमसी अपने हार्ट को देखता है और हल्की हंसी हंस देता है। लेकिन ये शरीर पूरी तरह बेकार है, जीरो मैजिक पावर एप्टीट्यूड। एमसी अभी यही सोच रहा था कि तभी माइन अचानक जोश में चिल्लाने लगती है। लेकिन चिंता मत कीजिए ब्रदर, माइन बहुत जल्द एक्सप्लोरर क्वालिफिकेशन हासिल कर लेगी। फिर मैं किसी गिल्ड में शामिल होकर पैसे कमाऊंगी और ब्रदर की मैजिक पावर जगाने का तरीका भी ढूंढ लूंगी। ये सुनकर एमसी के चेहरे पर हल्की उदासी आ जाती है। वो धीमी आवाज में बोलता है, मुझे माफ करना, तुम्हारा भाई तुमकर बोझ बन गया है। लेकिन ये सुनते ही माइन तुरंत गुस्से में गाल फुला लेती है। मैं आपको ऐसा कहने ही नहीं दूंगी ब्रदर। माइन की ये बात सुनते ही सीधा रात का सीन दिखाया जाता है। छोटे से लकड़ी के घर के अंदर एमसी और माइन दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे। माइन तो गहरी नींद में सो चुकी थी, लेकिन एमसी अभी भी जाग रहा था। वो धीरे से अपनी हथेली को देखता है और मन ही मन बोलने लगता है, हालांकि मेरी पूरी कल्टीवेशन खत्म हो चुकी है, लेकिन कल्टीवेशन के सारे मेथड्स मुझे अब भी साफ साफ याद हैं। तो अगर मैं कल्टीवेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके मैजिक पावर कंडेंस करूं तो शायद मैं इस बेकार शरीर को फिर से पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। इतना सोचते ही कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी अपनी उंगलियों को विशेष मुद्रा में जोड़कर कल्टीवेशन शुरू कर देता है। वो ची गैदरिंग की कोशिश कर रहा था। धीरे धीरे उसके दांटियन में बिजली जैसी ऊर्जा दौड़ने लगती है, लेकिन तभी ट्रैक अचानक उसका एक दांटियन फट जाता है। खाक! एमसी के मुंह से खून निकलने लगता है। वो जोर जोर से खांसते हुए बोलता है, इस शरीर की मेरिडियंस तो हद से ज्यादा टूटी हुई हैं। मैं सबसे बेसिक गैदरिंग भी नहीं कर पा रहा। लेकिन दर्द के बावजूद उसकी आंखों में उत्साह था। मुश्किल जरूर है, लेकिन यही कठिनाई तो मुझे चाहिए थी। बस मुझे ऐसे पिल्स बनाने होंगे जो मेरी मेरिडियंस को रिपेयर कर सके। एमसी कई तरह के पिल्स के बारे में सोचने लगता है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा उतर जाता है। मेरिडियंस ठीक करने वाली पिल्स तो बहुत हैं, लेकिन क्या इस मैजिक वर्ल्ड में वो एल्केमी मटेरियल्स मिलेंगे भी? और अगर मिले भी तो उन्हें इकट्ठा करने में बहुत समय लग जाएगा। एमसी धीरे धीरे आसपास पड़े चिकन मीट की तरफ देखता है। मेरे पास अभी सिर्फ ये चिकन मीट है जिसके मैजिक कोर्स पहले ही निकाल लिए गए हैं। यहाँ मैजिक कोर निकला हुआ मीट सिर्फ स्क्रैप माना जाता है। लोग इसे बस पेट भरने के लिए खाते हैं। एमसी लगातार चिकन मीट को घूरता रहता है। चिकन मीट, चिकन मीट, चिकन मीट। अचानक उसकी आंखें चमक उठती हैं।
चिकन मीट शरीर को गर्म रखता है, ची को बढ़ाता है, कमजोरी दूर करता है, खून का प्रवाह बेहतर करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, कुपोषण, कमजोरी और थकान में भी फायदेमंद है। फिर अचानक एमसी उछल पड़ता है। आह, मुझे आइडिया मिल गया। अगले ही पल एमसी चिकन मीट के सामने खड़ा हो जाता है और ड्रामेटिक अंदाज में बोलता है, जैसा कि कहा जाता है, मेडिसिन और फूड एक ही ओरिजिन से आते हैं। अगर मात्रा काफी बड़ी हो तो सबसे छोटा इफेक्ट भी आखिरकार बड़ा परिणाम दे सकता है। एमसी उंगली उठाकर ऐलान करता है, फैसला हो चुका है, मैं तुम सबको रिफाइन करके चिकन एसेंस बनाऊंगा। सीधा अगला दिन दिखाया जाता है। घर के बाहर एमसी पत्थरों से बना एक छोटा सा अर्दन किल्न तैयार कर चुका था। नीचे आग जल रही थी और अंदर चिकन मीट धीरे धीरे पक रहा था। एमसी बीच बीच में हवा फूंककर आग तेज कर रहा था। धुएं की वजह से वो लगातार खांस रहा था। खाह खाह। हालांकि मेरे पास मैजिक पावर नहीं है, लेकिन मैनुअल लेबर करने की वजह से मेरी फिजिकल स्टैमिना काफी अच्छी है। तभी पत्थरों के ढेर के अंदर हलचल होने लगती है। एमसी तुरंत घबराकर उसकी तरफ देखता है। अरे, थोड़ा और टिके रहो, सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, क्या यही तुम्हारी लिमिट है? लेकिन अगले ही पल धड़ाक धड़ाम, पत्थरों के बीच छोटे छोटे ब्लास्ट होने लगते हैं। एक जगह तो होल तक बन जाता है। एमसी झांक कर देखता है। आह, ये अर्दन किल्न अभी भी भरोसेमंद नहीं है। काश मेरे पास एल्केमी फर्नेस होता। लेकिन तभी उसकी आंखें फैल जाती हैं। रुको, ये तो फटने वाला है। और अगले ही पल धड़ा, जबरदस्त एक्सप्लोजन हो जाता है। एमसी हवा में उछल जाता है, लेकिन जमीन पर गिरने से पहले ही माइन दौड़कर उसे कैच कर लेती है। एमसी शॉक होकर माइन की तरफ देखता है और तभी उसे कुछ बहुत सॉफ्ट महसूस होता है। हाँ, तुम लोग समझ ही गए होगे। अगले ही पल एमसी की नाक से खून झरने की तरह बहने लगता है और वो मन ही मन चिल्लाने लगता है, धत तेरी की, ये लस्ट भी ना सबसे गलत समय पर ही जागती है। दूसरी तरफ माइन अपना सिर पकड़ते हुए उठती है। आह ब्रदर, आप ठीक तो हैं? एमसी तुरंत नजरें चुराकर बोलता है, नहीं नहीं, मेरा मतलब सब ठीक है। लेकिन अब माइन पूरी मासूमियत से पूछने लगती है, ब्रदर, आखिर आपको हुआ क्या है? सुबह सुबह इतना डेंजरस काम क्यों कर रहे थे? जब से उन बैड गाइज ने आपको घायल किया है, तब से आप बिल्कुल अलग इंसान लग रहे हैं। फिर वो हल्की चिंता के साथ बोलती है, ब्रदर कीनो, अगर कोई जरूरी बात है तो माइन को बताइए, सब कुछ अकेले मत सहिए, माइन भी आपका बोझ बांट सकती है। माइन अभी ये बोल ही रही थी कि तभी एमसी को कुछ याद आता है। उसकी आंखें फैल जाती हैं। सही कहा, जरूरी चीज, मेरा चिकन एसेंस। इतना बोलते ही वो भागकर टूटे हुए किल्न की तरफ दौड़ पड़ता है। माइन पीछे से चिल्लाती है, चिकन एसेंस? एमसी जल्दी जल्दी बड़े बर्तन के अंदर हाथ डालता है, फिर सबसे नीचे रखे कप को बाहर निकालता है और मन ही मन बोलता है, बच गया। हालांकि मात्रा उम्मीद से कम है, लेकिन प्योरिटी काफी अच्छी है। इतना सोचते ही वो बर्तन उठाकर तेजी से घर के अंदर भागता है। माइन, जल्दी अंदर आओ। माइन फिर से कंफ्यूज होकर पूछती है, ब्रदर, ये चीज आखिर है क्या? एमसी बर्तन को टेबल पर रखते हुए बोलता है, ये है मैजिक पावर चिकन एसेंस। हालांकि ये पहले से ही एक बेहद पौष्टिक टॉनिक है, लेकिन अगर मुझे अपनी मेरिडियंस जोड़नी है तो सिर्फ इतना काफी नहीं होगा। इसे पिल के रूप में कंडेंस करना पड़ेगा, तभी इसका पूरा इफेक्ट निकलेगा। शायद यही एल्केमी का रिचुअलिस्टिक सेंस है। इतना बोलते हुए एमसी उसमें फ्लावर डालने लगता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लावर मिलाओ और फिर नोविस एल्केमिस्ट्स की सबसे कॉमन टेक्निक, पिल रोलिंग मेथड। लेकिन ये सुनते ही माइन की आंखें चमक उठती हैं। फ्लावर, पिल रोलिंग, अब समझी। ब्रदर, आप माइन के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। एमसी चुपचाप बिना एक शब्द बोले आटे को चिकन एसेंस के साथ बड़े ध्यान से मिलाने लगा, जैसे कोई बड़ा वैज्ञानिक किसी खतरनाक प्रयोग में लगा हो। फिर उसने एक चम्मच हाथ में लिया और दोनों हाथों से उसे गोल गोल घुमाने लगा। और फिर देखते ही देखते वो एक चमकदार सुनहरे रंग की जबरदस्त गोली में बदल गया। ये देखकर मियाने की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो हैरान होते हुए बोली, ये तो जादू है, इसमें कितनी अद्भुत शक्ति है। एमसी ने वो गोली सीधे मियाने की तरफ बढ़ाई और बोला, मियाने, इसे खाने के बाद तेरी जादुई शक्ति का प्रवाह बहुत सहज हो जाएगा। मियाने ये गोली पकड़ी लेकिन झिझक गई। लेकिन भाई, ये तो तुम्हारे खाने के लिए होनी चाहिए थी, शायद इससे तुम्हारी जादुई शक्ति भी जाग जाए। एमसी ने शांति से जवाब दिया, चिंता मत कर, चिकन एसेंस इतना था कि मैंने 2 गोलियां बनाई हैं और अभी मेरी स्थिति के हिसाब से 1 गोली मेरे लिए पर्याप्त है। ये कहते कहते उसने दूसरी गोली भी बना ली, खुद खाई और मियाने से बोला,
ज्यादा मत सोच, जल्दी खा ले। मियाने ने गोली खाई और फिर जो हुआ वो कुछ और ही था। उसके पूरे शरीर की नाड़ियां एक एक करके सोने के रंग में चमकने लगीं। अपने शरीर के अंदर उभरती शक्ति को महसूस करके मियाने पूरी तरह चौंक गई। उसे अपने भीतर एक फीनिक्स की शक्ति का अनुभव होने लगा। वो बोलने लगी, ये तो अद्भुत है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे शरीर की सारी जादुई ऊर्जा को एक ही दिशा में मोड़ दिया हो। जादुई शक्ति अब बिल्कुल सहज और स्थिर लग रही है। लेकिन तभी दूसरी तरफ एमसी के मुंह से खून आने लगा। मियाने घबरा कर बोली, भाई ये क्या हो रहा है? एमसी की हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो कपकपाते हुए बोला, ये क्या हो रहा है? मेरे अनुमान के अनुसार तो नाड़ियां पूरी तरह खुल जानी चाहिए थीं। तो फिर रेन और डू नाड़ियां अभी भी पूरी तरह बंद क्यों हैं? दृश्य बदला। एमसी और मियाने अब पूरी तरह तैयार होकर एक अलग जगह पहुंच चुके थे। एमसी ने पूछा, क्या यही शुरुआती काल कोठरी है? और मन में सोचने लगा, नाड़ियों के बंद बिंदुओं को खोलने का सबसे कारगर तरीका है असली युद्ध। कुछ देर बाद दोनों गुफा के अंदर पहुंचे। वहां एक जादूगर ने जादू का इस्तेमाल करके एमसी के हाथ पर एक गोल निशान जैसा बना दिया। एमसी उस निशान को देखते हुए मन में सोचने लगा, ये काल कोठरी का प्रवेश पत्र है और यही स्थान भंडारण थैली की चाबी भी है। अंदर मिली सारी चीजें केवल इसी के जरिए बाहर लाई जा सकती हैं और ये मोहर सभी जादुई कोर को अपने आप छान लेती है। ऊपर चढ़ना है तो पहले खोजकर्ता संघ के लिए मुफ्त में काम करना होगा। ये संस्था ऐसे ही अपना संसाधन लाभ बनाती है और ये बात हर जगह एक जैसी है। द्वार में प्रवेश करने से पहले मियाने ने एमसी से कहा, भाई उस द्वार के दूसरी तरफ उतरने की जगह बिल्कुल यादृच्छिक होती है, इसलिए हमें एक साथ ही प्रवेश करना होगा। एमसी बोला, ठीक है। जैसे ही दोनों वहां से गए, वही लाल बालों वाला लड़का वहां आ पहुंचा। एमसी को सही सलामत देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, अरे क्या ये लड़का कल मार मार कर अधमरा नहीं हो गया था? तो चलो आज इस महाशय के साथ थोड़ा और मजा किया जाए। उधर एमसी और मियाने एक बिल्कुल अलग जगह पहुंच चुके थे। एमसी सामने देखकर चौंक गया। मन में सोचने लगा, मैंने हजारों दुनियाएं देखी हैं और कभी कुछ खास नहीं लगा, लेकिन अब एक साधारण इंसान की नज़र से देख रहा हूं और ये नज़ारा सच में चौंकाने वाला है। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम सूचना आई, काल कोठरी में प्रवेश हो रहा है, अनंत चिकन कूप। उसी समय मियाने बोली, भाई आप यहीं रहो और आराम करो, बाकी सब मियाने पर छोड़ दो। ये कहते ही वो दौड़ पड़ी। एमसी पीछे से चिल्लाया, मियाने रुको। लेकिन मियाने आगे भागते हुए बोली, मियाने आज भाई के लिए रास्ता साफ करते हुए सीधे बॉस तक पहुंचेगी। और देखते ही देखते मियाने तेजी से दौड़ी और अपने छोटे से चाकू से ढेर सारे मुर्गों को धराशायी कर दिया। लेकिन थोड़ी देर की लड़ाई के बाद ही वो पूरी तरह थक गई। हांफते हुए बोली, भाई मियाने पहले से ज्यादा जल्दी थक क्यों जाती है? क्या हमने जादुई शक्ति का प्रवाह सही नहीं किया था? तो फिर हमें पहले से ज्यादा ताकतवर होने चाहिए थे ना? एमसी उसके पास आया और बोला, अरे बेवकूफ लड़की, तेरी जादुई शक्ति का प्रवाह तो सही हो गया, लेकिन तुझे अभी तक ये नहीं पता कि उसे सही तरीके से प्रवाहित कैसे करें। प्रवाहित? एमसी समझाने लगा, जब जादुई शक्ति सही दिशा में बहने लगती है और उसकी मात्रा बढ़ती है, तो अगर उसे बिना सोचे समझे इस्तेमाल किया जाए तो वो शक्ति शरीर के अंदर बेकाबू होकर चारों तरफ बिखर जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो शक्ति शरीर के अंदर एक बंद चक्र नहीं बना पाती और उसका उपयोग बेहद कम हो जाता है। इसी वजह से शक्ति तेजी से खर्च होती है और शरीर थका हुआ महसूस करता है। अब तुझे पहले ये सीखना होगा कि शरीर की सारी जादुई शक्ति को एक जगह केंद्रित कैसे करें और फिर उसे एक साथ एक दिशा में प्रवाहित कैसे करें। सीधे शब्दों में, जादुई शक्ति को शरीर के अंदर एक बंद चक्र बनाना होगा। जब भी शरीर के किसी हिस्से को शक्ति की जरूरत हो, वहां भेज दो। इससे जादुई शक्ति का उपयोग कई गुना बढ़ जाएगा। और सुन, जादुई शक्ति को सही तरीके से प्रवाहित करना सीखना ही एक सच्चे खोजकर्ता बनने की असली शुरुआत है। ई रैंक और डी रैंक का फर्क है शरीर में जादुई शक्ति के प्रवाह की सहजता। जितनी सहज प्रवाह उतनी अधिक शक्ति। ये एक मात्रात्मक बदलाव है। और डी रैंक से सी रैंक का फर्क है जादुई शक्ति को प्रवाहित करके शरीर के अंदर एक भंवर बनाना। धीरे धीरे ये भंवर एक कोर में बदल जाता है। एमसी बोला, जब भंवर के केंद्र में एक जादुई कोर बन जाता है तो जादुई शक्ति में गुणात्मक परिवर्तन आता है। इस अवस्था को पाने के बाद तरह तरह की उन्नत जादुई विद्याएं सीखी जा सकती हैं।
और मन में सोचने लगा, ये तो साधना के कोर निर्माण चरण जैसा ही है। जिन साधकों ने कोर बना लिया वो उच्च स्तरीय साधना विधियां सीख सकते हैं। एमसी की बातें सुनकर म्याने बोली, भाई आप इतना सब जानते हैं, लेकिन म्याने अपने शरीर में जादुई भंवर कैसे बनाए? म्याने को तो कुछ पता नहीं। एमसी ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, यह बहुत आसान है, बस मेरे साथ करती जा। पहले एक गहरी सांस लो। म्याने ने वैसा ही किया। एमसी फिर बोला, अब अपनी ऊर्जा को दानतियान में केंद्रित कर। लेकिन दानतियान शब्द सुनते ही म्याने ने एकदम भोली सी शक्ल बनाते हुए पूछा, दानतियान ये क्या होता है भाई? तब एमसी ने 2 उंगलियां आगे करते हुए कहा, मैं तुझे महसूस कराता हूं। म्याने, मेरी उंगली को महसूस कर। जहां भी ये छुए वहां अपनी सारी जादुई शक्ति केंद्रित कर और मेरे निर्देशों का ध्यान से पालन कर।